गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कल गिरफ्तार किए गए 6 संदिग्ध आतंकियों में से 4 को देर रात कोर्ट में पेश किया, जबकि 2 को आज पेश करेगी। कल रात पेश किए गए सभी 4 संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट ने 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। जिन संदिग्ध आतंकियों को कल रात पेश किया गया उनके नाम जान मोहम्मद शेख, उसामा, मूलचंद मोहम्मद और अबू बकर है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस का दावा है कि त्योहारों पर गड़बड़ी करने की साजिश रच रहे बड़े आतंकी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। पुलिस का कहना है कि ये लोग ना पकड़े जाते तो त्योहारों के मौसम में कुछ गड़बड़ी करने की इनकी साजिश के कामयाब होने का खतरा था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। पुलिस कह रही है कि इनमें से 3 लोगों को यूपी एटीएस की मदद से पकड़ा गया, जबकि पुलिस का दावा है कि इन लोगों की 2 टीमें बनाई गई थीं जो अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के संपर्क में थी। ये लोग ना पकड़े जाते तो त्योहारों के मौसम में कुछ गड़बड़ करने की इनकी साजिश का कामयाब होने का खतरा था। कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। पुलिस को इनसे कई अहम जानकारियां मिली हैं। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। एक खास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे, जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। इनमें से 3 लोगों को दिल्ली पुलिस के इनपुट पर यूपी एटीएस ने पकड़ा है। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने 2 टीमें बनाई थीं, जो कि अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के संपर्क में थीं। जाहिर है बदलते हालात के मद्देनजर अंडरवर्ल्ड फिर से सिर उठाने की जुगत कर रहा है। पुलिस के मुताबिक जीशान और उसामा इसी साल अप्रैल के महीने में मस्कट के रास्ते पाकिस्तान गए। वहां पर 14 लोगों के साथ 15 दिन तक ट्रेनिंग ली और उसके बाद भारत लौट आए। यहाँ पर इन लोगों ने दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम की मदद से अपना नेटवर्क खड़ा किया और अब ये भारत में बड़ा हमला करने की साजिश कर रहे थे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, हम पूरी खबर बता रहे थे और आपकी वो रिपोर्ट भी दिखाई है। अगर हम देखें तो इन जो संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने का दावा पुलिस कर रही है, उन तक पहुंचने में कामयाब कैसे रही? देखिए, दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सेंट्रल की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनसे उनको इनपुट मिला था कि कुछ इस तरह से एक मॉड्यूल है जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, जिसमें कुछ लड़के पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और वो लगातार भारत में एक्टिव हो रहे हैं। वहां से वेपन भी आ रहे हैं, आईडी और आरडीएक्स भी आया है और यहाँ पर बड़े शहरों में कुछ हमले करने की फिराक में हैं। तो उसी इनपुट पर स्पेशल सेल काम कर रही थी और जब फाइनल पुलिस को ये जानकारी पुख्ता हो गई कि ये जो पूरा मॉड्यूल है ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में है, तो पुलिस ने एक साथ कल सुबह सभी जगहों पर रेड मारी और कुल 6 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें जो मुख्य आरोपी है वो उसामा और जीशान है। उसामा और जीशान जो है, इनका पुलिस का दावा है कि ये लोग अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल को मस्कट गए थे और मस्कट के रास्ते बोट से ये पाकिस्तान गए और वहां पर इन्होंने ट्रेनिंग ली। 15 दिन तक इनको पाकिस्तान आर्मी ने ट्रेनिंग दी और इसके बाद ये भारत लौट आए और फिर इनको टास्क दिया गया था कि इनको आने वाले त्योहारों पर बड़े हमले करने हैं। और ये एक नई बात सामने आई है कि इस पूरे ऑपरेशन को जो लीड कर रहा था वो अंडरवर्ल्ड कर रहा था, जिसमें दाऊद इब्राहिम का भाई
अनीस इब्राहिम जो पाकिस्तान में बैठा है उसके इशारे पर ये सारी गतिविधियां हो रही थी। और जैसा मैंने कहा कि ये फर्स्ट टाइम हुआ कि किसी टेरर एक्टिविटी में अंडरवर्ल्ड भी शामिल हो, तो इस तरह का मामला हाल के दिनों में पहली बार देखने को मिला है। तो फिलहाल पुलिस ने जो 4 मुख्य आरोपी हैं, जिसमें उसामा है और जीशान है, इसके अलावा अबू बकर है और एक और आरोपी है, इन चारों को कल कोर्ट में पेश किया और पुलिस ने 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने सभी को 14 दिन की पुलिस रिमांड दे दी है। तो पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और पूरा जो नेटवर्क है पाकिस्तान में ये लोग किन किन से मिले हैं ये जानकारी ली जाएगी। इसके साथ में जो बाकी के 2 आरोपी बचे हैं उनको पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी और उनकी भी रिमांड लेगी। शारिक, शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। पश्चिमी यूपी के शहरों में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। सारे प्रशासनिक दावों के बावजूद बच्चों की मौत हो रही है। यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमराई नजर आ रही है। परिजन अस्पतालों में बदइंतजामी और सही इलाज न मिलने के आरोप लगा रहे हैं। देखते हैं फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में 20 साल की निकिता को आगरा के मंडल कमिश्नर की गाड़ी के नीचे से खींचकर हटाया जा रहा है। निकिता की चीखें रुला देने वाली है। उसने अपनी 11 साल की बहन को फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। निकिता का आरोप है कि अस्पताल में उसकी बहन को सही इलाज नहीं मिला। दोपहर सोमवार शाम जब आगरा के मंडल कमिश्नर और फिरोजाबाद के जिलाधिकारी मुआयना करने पहुंचे तो निकिता का गुस्सा फूट पड़ा। सर अभी खत्म हो जाएगी नहीं, आपको क्या करवा रहे हैं? उस पर अच्छे स्टेज पे ट्रीटमेंट कराइए, आप जाएंगे नहीं, हटिए। क्या करेगी नहीं तुम्हें यार अरे एक दिन में 3 से 4 बच्चे खत्म हो रहे हैं डेली। यहाँ के सारे डॉक्टरों को डिस्चार्ज कराया जाएगा अब भी, और डीएम को तुरंत अभी आना पड़ेगा। अभी आएगी डीएम, जोड़ दिया वहाँ पे। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के मुताबिक निकिता की बहन को डेंगू था और लाख कोशिशों के बाद निकिता की बहन को बचाया नहीं जा सका। देखिए वो पेशेंट हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड डेंगू करके आई थी और उसमें लिवर वगैरह काफ़ी इनलार्ज था, उसमें एब्डोमेन में काफ़ी फ्लूइड भरा हुआ था, अल्ट्रासाउंड में प्लूरल इफ्यूजन भी था उसको, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसकी प्लेटलेट काउंट जबकि आज भी 70,000 थी उसकी, लेकिन एकदम से उसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन ब्लीड वगैरह हुआ होगा और तुरंत हमें उसको वेंटिलेटर पर लेना पड़ा और वेंटिलेटर में लेने के बाद ही उसका पूरा ट्रीटमेंट हमारी पूरी टीम ने किया, लेकिन हमें खेद है हम उसको बचा नहीं पाए। देखिए अब किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाए तो उस समय उसके लिए दुखद होता है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये बीमारी थी ऐसी और उसके अंदर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस थे। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में बुधवार को 6 साल की वैष्णवी की मौत हो गई। एम्बुलेंस में रखे शव को वैष्णवी की दादी छोड़ नहीं पा रही। दादी की चित्कार ने अस्पताल के बाहर सबको भावुक कर दिया। कितने दिन आ गई थी तुम्हारे यहाँ रही है? अब तुम्हारा इलाज करा सब बात। अस्पताल के गार्ड बुजुर्ग को ढांढस बंधाते नजर आए। किसको लेके आई थी अंदर यहाँ पे? लड़की को क्या हुआ उसको? खत्म हो गई, 7 साल की थी। किसी पे इलाज पहले कराया था क्या? नहीं ले गए थे, दवाई दिलाई और फिर इलाज किया था, ऑक्सीजन लगाई थी। हर रोज फिरोजाबाद में बुखार से बच्चे तड़प कर मर रहे हैं। सरकार के सारे दावे इन आंसुओं के सामने झूठे नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रचार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में है। ऐसे चमकदार होर्डिंग पोस्टर जगह जगह सड़कों पर लगे हुए हैं, लेकिन फिरोजाबाद में जो हो रहा है वो हकीकत इस प्रचार के बिल्कुल उलट है। हर रोज कई बच्चे वहां पर दम तोड़ रहे हैं। 1 महीने गुजर गए हैं, फिर भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बदल रही। दिल्ली में सहयोगी जितेंद्र केशव के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
यूपी में आम आदमी पार्टी ने फैजाबाद में तिरंगा यात्रा निकाली और 2022 के लिए चुनावी तैयारियों का आगाज किया। कल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन भी किए। कहा जा रहा है कि कई तमाम राजनीतिक दलों के नेता अब मंदिर पहुंच रहे हैं। अयोध्या के जुड़वा शहर फैजाबाद में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में अच्छी खासी भीड़ जुटी। इसकी अगुवाई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने की। सोमवार को दोनों नेता अयोध्या के कई मंदिरों में गए दर्शन के लिए। बन रहा राम मंदिर भी उनमें से एक था। तिरंगा यात्रा में पार्टी का मुख्य नारा था, श्री रामचंद्र जी का लेकर हम आशीर्वाद, उठाएंगे तिरंगा, सिखाएंगे असली राष्ट्रवाद। बहुत सौभाग्य से हमें अवसर मिला कि हम जाके राम जन्मभूमि पे रामलला दर्शन करें। उसके साथ साथ संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनसे जब संतों से मुलाकात हुई, उनका आशीर्वाद लिया तो उन्होंने मुक्त कंठ से विजय भव का आशीर्वाद भी दिया। और कल हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी के सामने, रामचंद्र जी के सामने, भगवान राम जन्मभूमि पर जाकर वहां रामलला के सामने यही अर्जी लगाई कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दें। आम आदमी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन नतीजे बहुत ही खराब रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2014 में वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और कुमार विश्वास अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ उतरे थे। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और यहाँ की जो राजनीति है वो बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्स है धर्म की और जाति की। यहाँ पे काफी जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं वो पहले से ही पॉलिटिकल एरिना में हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये सब अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इन तिरंगा यात्राओं से राजनीतिक फायदा कितना होता है। अयोध्या में इतिहास और लोगों की आस्था झलकती है। हम राम राज्य में विश्वास रखते हैं। हमें अब बीजेपी की बी टीम के अलावा कुछ भी कह सकते हैं। वोटर्स को वो मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। हो सकता है कि राजनीतिक अभियान के लिए अयोध्या का इस्तेमाल करने वाले दलों में आम आदमी पार्टी का नाम भी जुड़ जाए, लेकिन इस बात के पूरे आसार हैं कि 2022 के चुनावों से पहले अयोध्या बड़ा राजनीतिक ठिकाना बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां नियमित आते जाते हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में पहुंचे थे। जुलाई में मायावती ने ब्राह्मण वोटरों को साथ लाने के अभियान की शुरुआत अयोध्या से ही की और हाल में ही समाजवादी पार्टी की यात्रा भी अयोध्या पहुंची। फैजाबाद में प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में चुनाव करीब आते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम योगी ने राज्य की बेहतर होती व्यवस्था का जिक्र किया तो अखिलेश यादव हमला करने से नहीं चूके। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे, उन कामों को दोबारा चाहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि लगातार बारिश होने के बावजूद दिल्ली प्यासी क्यों रह जाती है? क्यों दिल्ली को पानी के लिए दूसरे राज्यों का मुंह देखना पड़ता है? इसकी वजह यह है कि दिल्ली ने अपने पानी के भंडारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उन्हें मरने पर मजबूर किया। दिल्ली के तालाबों का यह है हाल। इनमें से कई अतिक्रमण के शिकार हो गए तो कई सूख गए। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट। बारिश के वक्त दिल्ली की सड़कें, नदियों और बहुत सारे इलाके तालाब में तब्दील हो जाते हैं।
लेकिन दिल्ली के असली तालाबों की हालत क्या है? द्वारका के सेक्टर 8 में नगर निगम के इस तालाब का नाम ही जल शक्ति तालाब है, लेकिन आसपास पक्का निर्माण होने से इस तालाब में न तो बरसात का पानी आ पाता है और न ही पास की नहरों का, लिहाजा ज्यादातर समय ये सूखा होता है। सेक्टर 8 का ये तालाब है, ये मानसून बहुत भारी बारिश आई है, लेकिन जितना भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का पानी है, जो एक ट्रंक ड्रेन 2 है आपको दिखाई, उसका सारा पानी इसमें भर सकता था, लेकिन आप देखिए थोड़ा सा पानी इसमें आया जो आसपास का आया है, वो ट्रंक ड्रेन 2 का सारा पानी निकल चुका है, नजरगढ़ ड्रेन में मिल चुका है। ये पानी की बर्बादी है। मानसून में यह तालाब पूरा भर जाना चाहिए था, लेकिन यह पानी नहीं भरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। अब ये आप देखिए, 11 सितंबर को इस बरसाती ड्रेन में किसी नदी के तरह पानी बह रहा था। सोचिए अगर इसका पानी ऐसे तालाबों में चला जाता तो उससे दिल्ली के तालाब और पानी के सूखे स्रोतों को एक नई जिंदगी मिल सकती थी। ये द्वारका सेक्टर 20 में ट्रंक ड्रेन 2 है, जो कि कुछ सेक्टर से और एयरपोर्ट से पानी लेकर आती है। ये इधर नजरगढ़ नाले में जाकर मिल जाती है। आगे जाकर आप देख लीजिए, इसमें ये करीब 7 साढ़े 7 फुट गहरी है और इसमें इतना पानी है कि 15-20 तालाबों का लबालब भर सकती है। आज काफ़ी बारिश हुई है, 11 सितंबर है 2021। अब ये सारा पानी बर्बाद जा रहा है, जबकि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार दोनों का राज है दिल्ली में। दोनों को बहुत बार कहा जा चुका है कि जितनी भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है, बरसाती नाले हैं, इनको तालाबों से लिंक कर दिया जाए, बरसाती नालों को साफ रखें और वो तालाबों में जाएगा, दिल्ली का पानी रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन ना दिल्ली सरकार ना केंद्र सरकार किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और ये सारा पानी बर्बाद जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब 1000 तालाब और जल निकाय हैं, लेकिन जब साइकिल नाम की एक संस्था ने इन तालाबों की GPS टैगिंग शुरू की तो पता चला कि 325 तालाब साल भर सूखे रहते हैं और 300 तालाबों में सीवर जैसा जहरीला पानी भरा रहता है। 2-2.5 हजार एकड़ से ज्यादा का क्षेत्रफल है दिल्ली में, जहाँ बहुत सारे जोड़ तालाब हैं, अन्य गाँव में हैं, और सरकार ने कभी उनके पुनर्जीवन के लिए कोई फैसला नहीं है। इसका खामियाजा और सिर्फ वो गांव नहीं, आसपास का शहर जो बस रहा है, सब इसको भुगत रहे हैं। हम देख रहे हैं द्वारका में ऐसी सोसाइटी थी जहाँ लोगों को बाहर निकल के आना पड़ रहा है। दिल्ली में 100 से ज्यादा तालाबों पर अतिक्रमण भी हो चुका है। अब नारायणा तालाब की ये 3 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर सन 2000 की है, जिसमें तालाब जैसा दिख रहा है। फिर 2009 की तस्वीर और अब ये 2021 की तस्वीर है, जिसमें तालाब का नामो निशान लगभग मिट सा गया है। कंक्रीट के इस जंगल को बसाने की सनक में हम ये भूल गए कि आने वाली पीढ़ी को कैसे साफ हवा और पानी मिलेगी। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम कर रहे हैं एप्पल की जो नई सीरीज लॉन्च हुई है, आईफोन 13 सीरीज, वो अब लॉन्च हो गई है। इस सीरीज के तहत 4 स्मार्टफोन, आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो और आईफोन प्रो 13 प्रो मैक्स को लॉन्च किया गया है। नए आईफोन 4 कलर ऑप्शंस में लॉन्च किए गए हैं और इनमें कंपनी लेटेस्ट A15 बायोनिक चिपसेट ऑफर कर रही है। खास बात यह भी है कि लेटेस्ट आईफोन में कंपनी 5G कनेक्टिविटी भी ऑफर कर रही है और इसके साथ ही कंपनी ने एप्पल वॉच सीरीज 7 को भी लॉन्च किया है। और क्या खास बात है, इसकी कीमतें क्या रहने वाली, सबसे ज्यादा लोगों की नजर उसी पर रहेगी और इस सब को बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी रुबीना मोंगिया। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। फाइनली जितनी भी रूमर्स थी, जितनी भी लीक्स थी नए आईफोन के बारे में, उन सबको दे हैव बीन पुट टू रेस्ट, क्योंकि आईफोन 13 अब ऑफिशियल हो गया है। आईफोन 13 4 मॉडल्स में निकला है, जो पिछला 12 भी था। आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स। 13 और 13 मिनी इनकी अफोर्डेबल आईफोन रहेगा, जिसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, जैसे कि एक नया पिंक कलर आया है, शुरुआत करते हैं उससे, और A15 बायोनिक चिपसेट डाला है, जो कि अब एप्पल का फ्लैगशिप प्रोसेसर रहेगा 2021 के लिए, जो इसे काफ़ी बेहतर बनाता है, काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देगा, चाहे वो गेमिंग में हो, चाहे आप फोटोज़ जिसमें क्लिक करें। और अगर कैमरास की बात करें तो आईफोन 13 मिनी में डुअल कैमरास रहेंगे और उनमें लो लाइट फोटोग्राफी इंप्रूव करी गई है। एक
एक सिनेमैटिक मोड भी ऑफर करा गया है वीडियो रिकॉर्डिंग में, जिसके जरिए आप फोकसिंग कैपेबिलिटीज पे भी एडिट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो काफी कुछ कैमरा में इंप्रूवमेंट्स हुआ है, नया प्रोसेसर आया है, एक नया रंग आया है आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी में, और ये काफी पॉपुलर सीरीज रही थी जब ये आईफोन 12 में लॉन्च रही थी। इसके साथ हम बात करते हैं प्रो सीरीज की, जो इनकी प्रीमियम लाइनअप है आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स, जो कि काफ़ी बड़ी फ़ोन है। उनमें है ट्रिपल लेंस, इसमें भी बहुत सारे कैमरा अपग्रेड्स हुए हैं। आप लो लाइट फोटोग्राफी इसमें बहुत अच्छी कर दी गई है। वीडियो रिकॉर्डिंग में अगेन सिनेमैटिक मोड है, पर बिग डील ये है कि इसके अंदर 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, जो अभी तक किसी आईफोन में नहीं आया था। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्क्रीन रिफ्रेश रेट का मतलब ये हुआ कि जब आप स्क्रीन को टच करते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो आपकी स्क्रीन बहुत रिस्पॉन्सिव हो जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा एडिशन किया गया है आईफोन 13 प्रो सीरीज में, और इसी के साथ साथ इसमें एक बिगर बैटरी लाइफ भी है, और A15 बायोनिक चिपसेट तो है ही, पर इसमें प्रो सीरीज में बेटर ग्राफिक परफॉर्मेंस भी रहेगी। ये चारों आईफोन्स यूएस में जब लॉन्च होंगे तभी इंडिया में लॉन्च होंगे, ऐसा पहली बार हो रहा है। और जो भी आईफोन 12 की प्राइस पॉइंट्स है वो एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट्स में भी ये पूरी 13 सीरीज लॉन्च हो रही है। अब चलते हैं वेयरेबल की तरफ, जो है एप्पल वॉच सीरीज 7। इसमें इन्होंने स्क्रीन बड़ी कर दी है वॉच की, और ब्राइटर डिस्प्ले भी दिया है, और साथ ही साथ ये वॉच OS 8 पे चलता है। तो उसमें एक नया राइडिंग मोड है, जिसमें आप जब बाइक राइड करते हैं तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कितनी बाइक राइड करी। और ये वाटर प्रूफ तो थी ही, अब ये डस्ट प्रूफ भी हो गई है, और साथ ही साथ एप्पल कह रही है कि क्रैक रेजिस्टेंट है। तो अगर आपकी वॉच गिरती है, कहीं जोर से लगती है, तो इसकी स्क्रीन टूटेगी नहीं। बिग सरप्राइज ये था कि एप्पल ने लॉन्च करे हैं 2 नए आईपैड। एक है आईपैड मिनी, जिसे 2019 के बाद अब रिफ्रेश किया गया है, तो उनका पूरा डिज़ाइन ओवरऑल हुआ है। काफ़ी अलग पेस्टल कलर्स में लाया गया है। इसमें भी A15 बायोनिक चिपसेट है। तो अगेन ये जो नया आईपैड मिनी रहेगा वो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर के साथ आएगा। साथ ही साथ इसमें एप्पल पेंसिल सपोर्ट रहेगा। इसमें काफ़ी और चीज़ें आएंगी, जैसे कि बेटर कैमरा डाला गया है, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा। और एक और आईपैड लॉन्च किया गया है, जो है आईपैड अफोर्डेबल लॉन्च। बेसिकली वो है स्टूडेंट्स के लिए, काफ़ी सस्ता प्राइस में मिलेगा। उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। जो फ्रंट कैमरा है उसे 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कर दिया गया है, ताकि वीडियो कॉल्स अच्छे से हो सके। ट्रू टोन डिस्प्ले है, काफ़ी और फीचर्स इसमें ऐड की गई है। तो अब बहुत शुक्रिया रुबीना यहाँ पर तमाम जानकारी के लिए। अब देखते हैं कि लोगों को क्या पसंद आएगा, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ें इसमें आई हैं और यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश लगातार एप्पल करता रहा है। और इस बार खास ये है कि जिस वक्त अमेरिका में लॉन्च होगा उसी वक्त भारत में भी लॉन्च हो जाएगा। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के परिणाम देर रात घोषित कर दिए गए हैं। इसमें 44 उम्मीदवारों को 100 परसेंटाइल मिले हैं, जबकि 18 उम्मीदवारों को टॉप रैंक मिली है। इस साल से संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन साल में 4 बार आयोजित की जा रही है, ताकि छात्रों को अपने स्कोर को सुधारने का मौका मिल सके। पहला चरण फरवरी और दूसरा चरण मार्च में आयोजित किया गया था। तीसरा चरण जुलाई, जबकि चौथा चरण अगस्त में आयोजित हुआ। नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएंगे, देखे जा सकते हैं। और इस बार 18 उम्मीदवारों को टॉप रैंक मिली है। कोरोना की वजह से लंबे अंतराल के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में अब छात्र दिखाई देंगे। अंडर ग्रेजुएट, फाइनल ईयर और पीजी के छात्र अब अपने कॉलेज प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए पहुंचने लगे हैं, लेकिन छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। साथ ही आने वाले जो छात्र हैं वो कम से कम कोविड टीके की 1 डोज उन्हें लगी जरूर होनी चाहिए, ये कहा गया है। ये छात्र सिर्फ लैब क्लासेस के लिए ही आएंगे, जबकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। तो कोरोना के चलते काफ़ी दिक्कतें छात्रों को झेलनी पड़ी हैं। ऑनलाइन क्लासेस में कहीं ना कहीं दबाव ज़्यादा रहा, स्क्रीन के सामने ज़्यादा रहना पड़ा, लेकिन अब कम से कम प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए वो कॉलेज पहुंच पाएंगे। और एक लंबे अरसे के बाद, 1.5 साल के बाद छात्र जो है वो पहुंचेंगे यूनिवर्सिटी में। अपने साथियों से भी मुलाकात होगी और थोड़ा कहीं ना कहीं उनके लिए एक बदलाव भी होगा इस लंबे अंतराल के बाद।
और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। आप एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर है, 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। त्योहार के मौसम में बड़ी गड़बड़ी फैलाने की उनकी साजिश वो रच रहे थे। दूसरी खबर पेट्रोल और डीजल को लेकर है कि क्या पेट्रोल और डीजल सस्ता होने जा रहा है, क्योंकि अब सरकार तैयारी कर रही है जीएसटी के दायरे में लाने की। तीसरी खबर मुंबई से, जहां पर अब हर थाने में बनाई जाएगी निर्भया टीम और वो खास नजर रखेगी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। चौथी खबर जेईई मेंस के नतीजे आ चुके हैं। 44 को 100 परसेंटाइल मिले हैं और 18 लोग टॉप रैंक में आए हैं। और पांचवी खबर है आईफोन 13 सीरीज लॉन्च हो गई और शुरुआती कीमत जो है वो करीब 70,000 रुपए के आसपास है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, इस पोल में हिस्सा लें, अपनी पसंद की खबर चुनें। उस खबर को हम आपको दिन भर विस्तार से एनडीटीवी इंडिया और उसके यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे। हमारा मकसद यहाँ पर यही है कि हम आपको खबर के हर पहलू से रूबरू कराएं, तो आप इन टॉप 5 खबरों में से चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर।